14 मार्च, दिल्ली की एक आम सी होली। गलियों में रंग, शोर, म्यूजिक और पानी के गुब्बारे। एवरीथिंग वॉज परफेक्टली नॉर्मल। ऐसा ही लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शोर और रंगों के पीछे कुछ ही मिनट में ये फेस्टिवल एक क्राइम सीन बनने वाला है। उस भीड़ में, उस जश्न के बीच एक ऐसी चिंगारी भड़कने वाली थी जो एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। एक छोटी सी गलती कैसे एक मौत का कारण बन गई। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। दिस इज द वेरी हार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर अबाउट टू अनफोल्ड। एक ऐसा सवाल जो हमें आईने में देखने पर मजबूर कर देगा। सोचो इसके बारे में। एक वाटर बलून जो होली पे आम बात है, कैसे किसी की जिंदगी ले सकता है। आज हम सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं, बल्कि गुस्से की, ईगो की और भीड़ की उस अंधी साइकोलॉजी की कहानी समझेंगे जो हम में से किसी को भी कभी भी अचानक एक हैवान बना सकती है। By the end of this, you'll see how the beautiful colors of a festival can sometimes turn blood red. हर बड़ी तबाही की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटी सी चीज से होती है। एक ऐसी गलती जिसे शायद आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। एक ऐसी भूल जिसे एक मुस्कुराहट से मारा जा सकता था। ये कहानी भी एक ऐसी ही छोटी सी गलती से शुरू होती है। एक गलती जो शायद आपके या मेरे घर में भी हो सकती है। लेकिन उस दिन उस गलती को माफी नहीं मिली। उस दिन वो छोटी सी गलती एक आग बन गई। एक ऐसी आग जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कितनी तेजी से हुआ। जस्ट 15 मिनट्स, दैट्स ऑल इट टुक। सुबह के 10 बजे थे। दिल्ली के उत्तम नगर की वो तंग गलियां, छतों पर खेलते बच्चे, नीचे म्यूजिक का शोर, सब कुछ नॉर्मल था। फिर ठीक 10:01 पर एक 11 साल की बच्ची ने अपने छत से एक वाटर बलून फेंका। बस एक मासूम शरारत, लेकिन वो बलून नीचे से गुजर रही एक औरत पर जा गिरा। बाय 10:05 AM ये मामूली सी बात एक जोरदार बहस में बदल चुकी थी और ठीक 10:15 तक वहां 30 से 40 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सिर्फ 15 मिनट में जश्न का माहौल एक अजीब से अनजाने से तनाव में बदल गया। और यहां से इस कहानी ने एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लिया। अब मुद्दा वाटर बलून नहीं रह गया था। अब ये बात ईगो पर आ गई थी, इज्जत पर आ गई थी। एक आग थी जिसे बुझाने की जगह दोनों तरफ से और हवा दी जा रही थी। एक तरफ एक बच्ची की भूल थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा गुस्सा जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और जब गुस्सा ईगो से मिल जाता है तो वो बस बर्बादी लाता है। जब उस लड़की के परिवार ने नीचे देखा, उन्होंने मामले को शांत करने की कोशिश की। उनमें से एक आदमी ने बहुत शराफत से कहा, आंटी, होली है, बच्ची है, गलती हो गई, एक सिंपल सी माफी। लेकिन जवाब क्या मिला? गुस्सा। तमीज नहीं है क्या तुम लोगों को? उनका गुस्सा और बढ़ गया। जब एक पड़ोसी 26 साल का तरुण बीच बचाव करने आया तो उससे भी झिड़क दिया गया, तो बीच में मत पड़। वहां माफी के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। ईगो की जंग शुरू हो चुकी थी। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। जब शब्दों का असर खत्म हो जाता है और गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाता है, तब हाथ उठते हैं। बस एक धक्का, अ स्मॉल पुश। लेकिन वो धक्का सिर्फ एक इंसान को नहीं लगा था। वो धक्का पूरी सिचुएशन को उस पॉइंट पर ले गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। दिस वॉज द एग्जैक्ट मोमेंट जब एक जुबानी बहस एक ब्रूटल फिजिकल फाइट में बदल गई। एक धक्के के बाद सीन में सबसे खतरनाक एलिमेंट की एंट्री हुई, द मॉब। एक ऐसी भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम नहीं होता और जिसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। वो भीड़ सिर्फ एक इमोशन पर चलती है, और उस दिन वो इमोशन था बेइंतहा गुस्सा। अब हम कहानी के उस हिस्से में एंटर कर रहे हैं जहां इंसान गायब हो जाते हैं और एक अंधी, बहरी, गुमनाम भीड़ पैदा होती है। एक धक्के का जवाब दूसरे धक्के से दिया गया और फिर अचानक आवाज आई, द फर्स्ट पंच। एक मुक्का हवा में लहराया और वो जाकर लगा 26 साल के तरुण को। वही तरुण जो सिर्फ झगड़ा शांत करवाने आया था। ये एक मुक्का भीड़ के लिए एक सिग्नल जैसा था, एक सिग्नल कि अब सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। एक मुक्के के बाद दूसरा आया और फिर लातें। भीड़ में से कई लोग तरुण पर टूट पड़े। अब किसी को याद नहीं था कि झगड़ा शुरू क्यों हुआ था। किसी को परवाह नहीं थी कि वो किसे मार रहे हैं। लॉजिक खत्म हो चुका था। सिर्फ एक जानवर जैसी वहशत बाकी थी। ये मॉब वायलेंस का सबसे खतरनाक पहलू होता है। किसी को नहीं पता कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। लोग बस एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। तरुण जमीन पर गिर गया, लेकिन वो रुके नहीं। कुछ लोग साइड से चिल्ला रहे थे, अरे बस करो, मार डालोगे उसे। लेकिन उनकी आवाजें उस भीड़ के शोर में कहीं खो गईं।
और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लगभग 5 मिनट के उस तूफान के बाद भीड़ अचानक से रुक गई। जैसे शुरू हुई थी वैसे ही खत्म हो गई। शोर की जगह एक अजीब सी डरावनी शांति ने ले ली, और उस शांति के बीच जमीन पर एक शरीर पड़ा था, बिल्कुल बेजान, मोशनलेस। ये तरुण की उम्र थी, सिर्फ 26 साल। भीड़ में से किसी ने हिम्मत करके कहा, अरे उठाओ इसे। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। परिवार वाले, दोस्त सब पीछे भागे। डॉक्टर्स ने उसे चेक किया और फिर उन्होंने वो लफ्ज कहे जो किसी भी परिवार को तोड़कर रख देते हैं, ही इज नो मोर। तरुण की मौत एक वाटर बलून से नहीं हुई, उसकी मौत एक मुक्के से नहीं हुई। तरुण की मौत एक भीड़ के हाथों हुई। और इस भीड़ को समझने के लिए हमें इसके पीछे की खतरनाक साइकोलॉजी को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि कैसे आम इंसान, हम और आप जैसे लोग, एक ग्रुप का हिस्सा बनकर इतने खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी बात सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देती है। जिन लोगों ने तरुण को सबसे ज्यादा मारा, जिन पर उसके मर्डर का चार्ज लगा, वो लोग तो शुरुआती झगड़े का हिस्सा थे ही नहीं। उनका उस औरत से कोई लेना देना नहीं था जिसे बलून लगा था। दे वर जस्ट द क्राउड। वो लोग जो बस तमाशा देखने के लिए खड़े थे और फिर उस तमाशे का हिस्सा बन गए। साइकोलॉजी में इस फिनोमिनन को डी इंडिविजुएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब एक इंसान एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी सोच और उसकी जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम हो जाता है। वो भीड़ में वो काम कर जाता है जो वो अकेले कभी करने से डरेगा, क्योंकि उसे लगता है मैं नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। चलिए इसके मैकेनिक्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हर कोई सोचता है जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। दूसरा, इमोशन लॉजिक पर हावी हो जाता है। गुस्सा जैसी फीलिंग साफ साफ सोचने की ताकत को ही खत्म कर देती है। तीसरी चीज, एनोनिमिटी यानी गुमनामी। भीड़ में आपका चेहरा छुप जाता है जो अग्रेशन को बढ़ावा देता है। और आखिर में लोग बस ग्रुप को फॉलो करते हैं बिना ये सोचे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि माइंडसेट में कितना बड़ा और खतरनाक शिफ्ट आता है। जब तरुण लोगों से अकेले बात कर रहा था, उनकी सोच रैशनल थी, लेकिन जैसे ही भीड़ बनी उनका माइंडसेट स्विच हो गया। रैशनल थॉट की जगह ले ली इमोशनल रिएक्शन ने। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी सब में बट गई, और हर कोई सेल्फ अवेयर होने की जगह एक गुमनाम चेहरा बन गया। ये वो साइकोलॉजिकल स्विच था जिसकी कीमत तरुण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी सिर्फ तरुण की नहीं है, ये कहानी हम सबके लिए एक सबक है। एक सबक इस बारे में कि कैसे हमारा गुस्सा, हमारा ईगो और हमारी भीड़ का हिस्सा बन जाने की आदत कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। अगर हम इस पूरी ट्रेजेडी को स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। इस तबाही तक पहुंचने के 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, एक छोटी सी गलती हुई, 2 वाटर बलून। इसे आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन फिर आया दूसरा स्टेप जहां ईगो ने कंट्रोल ले लिया, माफी को रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरे स्टेज में भीड़ ने आग में घी का काम किया, एग्रेशन को 1000 गुना बढ़ा दिया। और चौथे और आखिरी स्टेप में वायलेंस शुरू हो गया, क्योंकि भीड़ में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यानी ज़मीर मर चुका था। ये 4 स्टेप्स किसी भी छोटे से झगड़े को एक मौत के मंजर में बदल सकते हैं। एक त्योहार जो रंगों का सिंबल है, खुशियों का सिंबल है, उस दिन लाल रंग से दागदार हो गया। तरुण के परिवार के लिए होली का मतलब हमेशा के लिए बदल गया। एक दिन जो जश्न का होना चाहिए था, अब वो जिंदगी भर के दर्द और अफसोस का दिन बन चुका है। और ये सब शुरू हुआ था बस एक पानी के गुब्बारे से। तो अगली बार जब आप किसी छोटे से झगड़े को बढ़ते हुए देखें तो एक पल के लिए तरुण को याद कर लेना। याद रखना कि कभी-कभी 1 सेकंड का गुस्सा पूरी जिंदगी ले लेता है। और खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या आपका गुस्सा, आपका ईगो किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है?